डिविडेंड में आइए। डिविडेंड को इनकम माना जाता है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2। ये तो आपने पहले ही देख लिया था, वही बात मैंने फर्स्ट स्टेज में लिखा है एज एन इंफॉर्मेशन कि एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2 इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड। इनकम का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में आता है, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसके अंदर डिविडेंड भी कवर होता है। एक बात आपको समझ में आ गया कि डिविडेंड को इनकम कंसीडर किया जाता है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 सब क्लॉज 2 के अनुसार डिविडेंड को इनकम कंसीडर किया जाता है एंड वही इनकम को चार्जेबल किया जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1। मतलब सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 होता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ डिविडेंड। अच्छा, मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर चार्जेबल होता है डिविडेंड, बट डिविडेंड चार्जेबिलिटी का बेसिस क्या है? मतलब डिविडेंड जो हम लोग चार्जेबल करेंगे अदर सोर्सेज हेड के अंडर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के हाथ में, चार्जेबिलिटी का बेसिस क्या होगा? हम लोग चार्ज करेंगे डिविडेंड को अदर सोर्सेज हेड के अंडर कैश बेसिस पे कि एक्रूअल बेसिस पे? डिविडेंड मिलने में चार्जेबल होगा कि डिविडेंड एक्रू होने में ही चार्जेबल हो जाएगा? डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगा? कैश बेसिस की एक्रूअल बेसिस? देखो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया है। एक होता है सेक्शन नंबर 145 जो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी के बारे में बताता है, क्लियर? उसके बारे में मैंने नेक्स्ट लिखा है। तो ये बात हो गया एज पर सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 dividend shall be chargeable to income tax under the head income from other sources in the hands of the shareholders. एंड नेक्स्ट सेक्शन नंबर 145 जो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी बताता है। देखो सेक्शन नंबर 145 का एक जिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, पूरा सेक्शन 145 मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। सेक्शन नंबर 145 का जिस्ट प्रोवाइड किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो अभी समझने के लिए जरूरी है। पूरा सेक्शन 145 बीच बीच में बहुत सारा बार मैंने स्टडी आपके लिए प्रोवाइड किया है, तो अभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सोर्सेज सेक्शन नंबर 145 को स्टडी करेंगे। क्या बता रहे 145? इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी चार्जेबल ऑन एक्रूअल और कैश बेसिस डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग और रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएससी, दैट इज ईदर मर्केंटाइल और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल मतलब एक्रूअल। सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो अप्लाइज इन द केस ऑफ पीजीबीपी। तो अदर सोर्सेस अभी स्टडी कर रहे हैं। अदर सोर्सेस के लिए सेक्शन 145 क्या बता रहे? 145 बता रहे कि अदर सोर्सेस हेड के अंडर जितना सारा इनकम का एलिमेंट होता है वो सारा इनकम को अकाउंटिंग करने के टाइम में कौन सा बेसिस पे अकाउंटिंग किया गया था इन दी अकाउंटेंसी। एसएससी अपना अकाउंटिंग करने के टाइम में अदर सोर्सेस के अंडर जितना सारा इनकम का एलिमेंट होता है वो सब इनकम को अकाउंटिंग का पढ़लांस में कौन सा मेथड में अकाउंटिंग किया था अकाउंटेंसी में? कैश बेसिस रेगुलरली फॉलो कर रहे थे कि एक्रूअल बेसिस रेगुलरली फॉलो कर रहे थे? अगर कैश बेसिस रेगुलरली फॉलो कर रहे थे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन जब होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो वही बेसिस फॉलो किया जाएगा। अगर अकाउंटिंग करने के टाइम में मार्केंटाइल बेसिस मतलब एक्रूअल बेसिस फॉलो किया गया था तो अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, उस टाइम में हम लोग मार्केंटाइल सिस्टम ही फॉलो करेंगे। तो अकाउंटेंसी में रेगुलरली कौन सा मेथड फॉलो किया जाता था वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा at the time of calculation of income under the head income from other sources as per Income Tax Act 1961. But this concept will not hold good in the case of dividend. डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी के लिए सेक्शन नंबर 145 आप फॉलो नहीं कर सकते। सेक्शन 145 कॉमन सेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बट डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी दिया गया है सेक्शन नंबर 8 में, तो सेक्शन नंबर 8 आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 8 होता है स्पेसिफिक बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बाकी एलिमेंट के लिए हम लोग ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 145 को फॉलो करेंगे टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बट डिविडेंड इनकम का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सेक्शन नंबर 8 को फॉलो करेंगे। तो आइए सेक्शन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए लिखा गया है एक्सेप्शन, मतलब बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी जो कॉमन सेक्शन है सेक्शन नंबर 145 जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर अप्लाई होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिविडेंड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए एक्सेप्शन में डाला गया डिविडेंड को, और इसके लिए अप्लाई होगा सेक्शन नंबर 8। लिखा हुआ एक्सेप्शन, डिविडेंड इज चार्ज्ड एज पर मेथड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8। तो डिविडेंड के लिए बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का स्पेसिफिक सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में दो क्लॉज दिया गया है, क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी, एंड एक एक करके हम लोग दोनों क्लॉजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले ए क्लॉज देन बी क्लॉज। आइए ए क्लॉज को देखते हैं। ए क्लॉज में क्या लिखा गया? एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय ए कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट, इट मतलब कंपनी। तो डिक्लेयर्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिक्लेयर्ड वर्ड को यूज किया जा रहा है फाइनल डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में।
डिक्लेयर्ड वर्ड को यूज किया जा रहा है फाइनल डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में। डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड वर्ड को यूज किया जा रहा है डीम्ड डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में। और बताया जा रहा है shall be deemed to be the income of the previous year in which it is so declared, distributed or paid as the case may be। मतलब हो गया फाइनल डिविडेंड जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया जाएगा उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फाइनल डिविडेंड जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया जाएगा, भले ही वो फाइनल डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर को मिला नहीं है, डिक्लेयर तो किया गया कंपनी के द्वारा। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में, फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया जाता है बोर्ड मीटिंग में एंड डिक्लेयर्ड होता है एजीएम में। तो फाइनल डिविडेंड जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया जाएगा उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। भले ये शेयर होल्डर को वो डिविडेंड का अमाउंट मिला नहीं है, फिर भी शेयर होल्डर विल बी लायबल टू पे टैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इन व्हिच दैट डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द एजीएम। एंड डीम्ड डिविडेंड के केस में जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे किया जाएगा, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट और पे किया जाएगा बाय द कंपनी, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में शेयर होल्डर के हाथ में वो डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। बात यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट क्लॉज बी में क्या दिया गया, एनी इंटरम डिविडेंड। क्लॉज बी स्पेसिफिकली इंटरम डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं। बता रहे एनी इंटरम डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच the amount of such dividend is unconditionally made available by the company to the member who is entitled to it। तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंटरम डिविडेंड का अमाउंट को अनकंडीशनली अवेलेबल किया जाएगा शेयर होल्डर को। एंड अनकंडीशनली मेड अवेलेबल का मतलब क्या है? अनकंडीशनली मेड अवेलेबल का मतलब है मेंबर को वो पर्टिकुलर डिविडेंड का अमाउंट, इंटरम डिविडेंड का अमाउंट मिल जाना चाहिए। देखो इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का जो बेसिक फर्क है वो क्या है? फाइनल डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया जाता है एंड एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है। जैसे ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, फाइनल डिविडेंड का नेचर हो जाता है डेट जैसा। आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो पैसा तो पे करना ही है। ऐसे ही फाइनल डिविडेंड जैसे डिक्लेयर हो जाता है, फाइनल डिविडेंड तो पे करना ही है। बट इंटरम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर होता है और पेमेंट करने के पहले बोर्ड कभी भी इंटरम डिविडेंड को रिवोक भी कर सकता है। अपने कंपनी एक्ट में शायद ये प्रोविजन देखा है। तो इंटरम डिविडेंड रिवोक करना पॉसिबल है बट फाइनल डिविडेंड रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंटरम डिविडेंड के केस में बताया गया है कि इंटरम डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने में टैक्सेबल है, नहीं तो टैक्सेबल नहीं है। बट फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने में टैक्सेबल है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड कभी ना कभी तो शेयर होल्डर को मिल ही जाएगा। डिक्लेयर हुआ है मतलब मिल ही जाएगा, बट इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है इसका मतलब मिल जाएगा ऐसा बात नहीं। इसीलिए इंटरम डिविडेंड के लिए अलग से प्रोविजन बनाया गया है कि इंटरम डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलने में टैक्सेबल है। अगर जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंटरम डिविडेंड पे नहीं किया गया है तो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा शेयर होल्डर के हाथ में वो इंटरम डिविडेंड का अमाउंट। इंटरम डिविडेंड का अमाउंट शेयर होल्डर के हाथ में तब टैक्सेबल होगा जब वो इंटरम डिविडेंड शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ आप देख रहे हो वो पैराग्राफ में सेक्शन नंबर 8 को सिंप्लीफाई किया गया है। देखिए, डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड। सेक्शन नंबर 145 का हिसाब से डिविडेंड का चार्जेबिलिटी का बेसिस आप डिसाइड मत करो। डिविडेंड का बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी जो है वो सेक्शन 8 से गवर्न होता है। बट चार्ज एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? सेक्शन 8। नॉर्मल डिविडेंड मतलब फाइनल डिविडेंड जो है, नॉर्मल डिविडेंड मतलब यहाँ पे फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड चार्जेबल होता है इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। इंटरम डिविडेंड चार्जेबल होता है इन द ईयर इन विच अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द company who is entitled to get that dividend. Deemed dividend chargeable होता है in the hands of the shareholder in the previous year in which it is distributed or paid by the company. और इसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर 9 को भी एक बार स्टडी करेंगे। इनकम टैक्स में ऑल टुगेदर कितना सेक्शन से अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इनकम टैक्स स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 1 से और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 298 में। इतना पता है। ऑल टुगेदर कितना सेक्शन से वो पता करने के लिए तो काउंट करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बट सेक्शन स्टार्ट होता है 1 से और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 298 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 क्या होते हैं आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर सेक्शन नंबर 1 हर एक लॉ के लिए कॉमन बात करता है। सेक्शन नंबर 1 बात करता है हर एक लॉ के लिए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट के बारे में लिखा गया है सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 क्या होता है? डेफिनेशन होता है। सेक्शन नंबर 2 में बेसिकली सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 से डेफिनेशन स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 48 में डेफिनेशन एंड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टुगेदर 48 डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया इनकम टैक्स में, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 में,
सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 1 होता है एडवांस टैक्स का डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 48 में जाकर डेफिनेशन एंड होता है, और सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 48 होता है जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 क्या होता है? सेक्शन नंबर 3 भी डेफिनेशन का ही सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है। सेक्शन नंबर 4 क्या होता है? सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 5 क्या होता है? सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 6 क्या होता है? सेक्शन नंबर 6 रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 7 डीम्ड टू बी रिसीव्ड वाला इनकम के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 8 आज अपने स्टडी किया बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। सेक्शन नंबर 9 क्या होता है? सेक्शन नंबर 9 बात करता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज के बारे में बात करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 को। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 को आइए स्टडी करते हैं। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या बात कर रहे हैं? Dividend shall be deemed to accrue or arise in India if it is declared by an Indian company। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो माना जाएगा डिविडेंड इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है और अराइज हुआ है। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो माना जाएगा वो डिविडेंड इंडिया में एक्रू किया है और राइज किया है। यह बात याद रखना पड़ेगा। नाउ यू हैव ऑलरेडी रेड सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। बाई रीडिंग सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 इसके बारे में टैक्स इंप्लीकेशन का आइडिया आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक उदाहरण दे रहे हैं, आप आंसर दीजिए। मान लीजिए कि एक इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड वो आउटसाइड इंडिया वाला बोर्ड मीटिंग में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो लॉ का हिसाब से कंपनीज एक्ट का हिसाब से ये सारा काम हो चुका है। अब मुझे बताइए वो इंटरम डिविडेंड कहां एक्रू और अराइज किया है? लॉजिकली देखोगे तो आउटसाइड इंडिया में बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है और वही बोर्ड मीटिंग में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कहां हुआ है? आउटसाइड इंडिया। तो लॉजिकली देखेंगे तो आउटसाइड इंडिया डिविडेंड एक्रू और अराइज करना चाहिए, बट सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 बता रहे नहीं। इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे माना जाएगा वो डिविडेंड इंडिया में एक्रू और अराइज किया। बात समझ में आ रहा है? आउटसाइड इंडिया डिविडेंड डिक्लेयर करने में भी ये माना जाएगा इंडिया में ये डिविडेंड एक्रू और अराइज किया है। तो ये डीमिंग फिक्शन है। लॉ में इसको डीमिंग फिक्शन बोलते हैं, मतलब जो चीज है ही नहीं उसको मान लेना कि वो है। तो लॉजिकली देखेंगे तो आउटसाइड इंडिया में डिविडेंड एक्रू और अराइज किया है, बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 एक डीमिंग क्लॉज है और वो डीमिंग क्लॉज बता रहे ये माना जाएगा इंडिया में डिविडेंड एक्रू और अराइज किया है क्योंकि इंडियन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने में वो डिविडेंड इंडिया में एक्रू और अराइज किया है, ये माना जाएगा, बार बार बता रहे ये माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 115 बीबीडी।